गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग NCERT 7 क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे अध्याय 4 और अध्याय 4 में वर्णित है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक। आपको बता दें इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि मुगल कौन थे, उसके बाद हम लोग मुगल का सैन्य अभियान देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग मनसबदारी, जागीरदारी, जब्ती आदि प्रथाओं के बारे में जानेंगे। और आपको बताते चलें कि मनसबदारी और जागीरदारी इससे जो है इस टॉपिक से मेन में प्रश्न पूछा जाता है। तो आज का जो चैप्टर है इस चैप्टर से आपको पीटी और मेन मुख्य परीक्षा दोनों में जो है उपयोगी होगा। दोनों दैट मीन्स आप आज के चैप्टर पढ़ने के बाद आप मुख्य परीक्षा का भी तैयारी हो जाएगी और पीटी का भी, जहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा या पीटी तरह का उसको हम उकेर देंगे। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि कल का वीडियो दिल्ली सल्तनत से संबंधित अगर आप लोग नहीं देखें तो जरूर जाके देखें, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का कल वाला वीडियो पीटी के संदर्भ में ऑब्जेक्टिव तरह के प्रश्न उत्तर के संदर्भ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है, तो अतः वह जो है आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो जरूर जाके देखें। और अब हम लोग आज का जो है देखते हैं टॉपिक मुगल के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्रों पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए संभव जाना पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं लाल किला, यह दिल्ली का लाल किला है। यहाँ पर एज ए फैक्ट्स आपको बता दें कि लाल किला दिल्ली में है, जो कि दिल्ली में रहने के कारण और यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा जो है इसी प्राचीर से संबोधन करने और स्वतंत्रता दिवस पर झंडा उत्तोलन करने के लिए यह जो है ज़्यादा फेमस हो चुका है। लेकिन लाल किला आपको आगरा में भी है। उसके बाद आपको लाल किला इलाहाबाद दैट मीन्स अभी वर्तमान में प्रयागराज में भी है। और उसके बाद आप देखेंगे कि लाल किला लाहौर में भी है। तो इस तरह आप देखेंगे कि लाल किला जो है लाल बलुआ पत्थर से जहां पर भी किला बनाया गया उसको लाल किला के रूप में मुगलों ने के समय में जाना गया। तो आप देखेंगे कि आगरे का लाल किला जो है वह ज़्यादा फेमस है। और साथ ही साथ आगरे के लाल किले के अंदर जो है आप विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां देखेंगे, विभिन्न प्रकार के जो है आवास देखेंगे। अगर आप गहनता से अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि दिल्ली के लाल किले से जो है ज़्यादा
फेमस, सुदृढ़ और मजबूत किला वह आगरे का लाल किला है। तो ये फैक्ट्स आप लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे आप देखेंगे कि लाल किले के अंदर जो है मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद है। तो अब जब आगरे के लाल किले के अंदर भी मोती मस्जिद है और दिल्ली के लाल किले के अंदर भी मोती मस्जिद है, लेकिन दोनों को अलग अलग राजाओं ने बनाया है। जब आप दिल्ली के अंदर लाल किले मोती मस्जिद को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसको औरंगजेब ने बनाया, औरंगजेब ने। जबकि आप आगरे के लाल किले के अंदर देखेंगे तो वहां आप पाएंगे कि इसको बनाया था शाहजहां द्वारा। तो यह जो है आप अंतर जो है देख पाएंगे कि अंदर जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो अलग अलग मुगल राजाओं ने बनाया है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि मुगल कौन थे। तो मुगल दो महान शासक वंशजों या वंशों के वंशज थे। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक, वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया था। तो इस तरह आप लोग जान पाए कि मुगल कौन थे। तो मुगल जो है मुख्य रूप से दो वंशजों के से बने हुए हैं, एक तैमूर के वंशज और दूसरा मंगोलों के। आगे देखते हैं हम लोग मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 इस बीच जो है भारत पर इन्होंने शासन किया। ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर चित्र में 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोप और गोलाबारी की पहली बार इस्तेमाल बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। तो यह तोप का प्रयोग जो है बाबर ने किया था पहली बार भारत में। इससे संबंधित भी प्रश्न आपको पूछा जा चुका है, यूपीएससी में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है कि बारूद का प्रयोग और तोप का प्रयोग, इन दोनों को मिक्सअप करके प्रश्न बनाया गया था। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर आप मानचित्र में देख पा रहे हैं यह अकबर के शासन का जो है मानचित्र बनाया गया है। अब उत्तराधिकारी की मुगल परंपराओं को हम जानते हैं। वहाँ देखें कि किस प्रकार सैन्य अभियान किया गया और इस सैन्य अभियान में आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि किस प्रकार जो है चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया, रणथंभौर में कब किया गया, मालवा, गुजरात, इन सब क्षेत्रों में, पटना और बंगाल क्षेत्रों में कब जो है
इन्होंने आक्रमण किया। आगे देखते हैं उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं में। हालांकि ये भी बता दें मुगल परंपराएं को प्रारंभ करने से पहले कि इसके बारे में डिटेल्स हम लोग आगे की कक्षाओं में भी पढ़ेंगे। आगे देखते हैं मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियमों में विश्वास नहीं करते थे। दैट मीन्स कि ये नहीं था कि ज्येष्ठ पुत्र ही, जो सबसे बड़ा पुत्र है वही बनेगा राजा, तो इसमें विश्वास नहीं करते थे मुगल, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे शहदायाद की मुगलों और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिनमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। आपके अनुसार उत्तराधिकारी का कौन सा तरीका सही है, ज्येष्ठाधिकार या शहदायाद? आगे देखते हैं हम लोग मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उनकी जागीरदारी दैट मीन्स वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाया, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। मनसबदार और जागीरदार की बात करें तो जैसे जैसे यहाँ पर ये टर्म आपको समझना है कि मनसबदार जो है वो भारत में प्रचलित नहीं था, अपितु यह बाहर से आया था। तो इसको आप लोग सही से समझेंगे क्योंकि इसमें पीटी और मेन मुख्य रूप से मुख्य परीक्षा में मेन में से प्रश्न बनता है। तो देखते हैं जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की या तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकर शाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि मनसबदार जो है मनसब शब्द से लिया गया है और मनसब का अर्थ होता था कोई सरकारी हैसियत या पद। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदार को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। तो यहाँ पर आप लोग दो टर्म, एक तो आपने श्रेणी देख ली पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व, लेकिन जो मनसब दिया जाता था वह जात और सवार के रूप में। जात जैसा कि अभी हम बता चुके हैं, यह जो है जात एक प्रतिष्ठा का जो है वो ये था कि जात जितनी जात मिला है उसके अनुसार उसको दरबार में क्या प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ उसको जितने जात मिलते थे उसके अनुसार उसे उतना सवार भी रखना पड़ता था। अब इसको इस तरह से देखें कि जात की क्या श्रेणी थी। 5000 जात वाले अभिजात का
1000 जात वाले अभिजात से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्च बढ़ गया? ये भी एक ये है कि जब जैसे मनसब बढ़ेगा तो फिर राज्य का खर्च भी बढ़ेगा, क्योंकि उसको मनसब के बदले वेतन दिया जा रहा है। और वहीं ये भी बात है कि उसको फिर सैनिक भी रखना पड़ेगा। यह भी था कि अगर जात बढ़ाया जा रहा है तो उसको उसके अनुसार सवार भी रखना पड़ता था। आगे इसी में देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। यहाँ आप घोड़ा दागने की प्रथा देख रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर ध्यान में रखना है कि घोड़ा दागने की प्रथा जो है सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। वही जो है यह घोड़ा दागने की प्रथा रेगुलर फिर चलता रहा और मुगलों ने भी इसको अपनाया। घोड़ा इसलिए दागा जाता था जिससे कि एक तरह से ये घोड़े पर मुहर लगाया जाता था कि वह घोड़ा जो है किस का है, यह जो है चिन्हित किया जा सके। आगे देखते हैं, इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि मनसब दे दिया गया, लेकिन मनसब के बदले कहीं कहीं वेतन दिया जाता था और किसी किसी को जो है वेतन के बदले राजस्व एकत्रित करने के लिए भूमि दिया जाता था और उसी भूमि से वो राजस्व एकत्रित कर वेतन के रूप में लेता था और इसको जो है जागीरदार कहा जाता था। आगे देखते हैं हम लोग, जागीरदार कहते थे और जो तकरीबन अख्ताओं के समान ही था। अख्ता व्यवस्था जो है आप दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पढ़े होंगे कि अख्ता जो है सर्वप्रथम आप देखेंगे कि इसको जो है मध्य एशिया से लाया गया था और गुलाम वंश ने इसको सर्वप्रथम इंट्रोड्यूस किया था अख्ता व्यवस्था को। आगे देखते हैं, मनसबदार मुक्तियों से भिन्न थे। वे अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत थे। अब यहाँ पर ये भी आप लोग समझ लें कि मान लीजिए कि कोई राजा जो है वह राजा राज्य कर रहा है या शासन कर रहा है राजस्थान के क्षेत्र में, लेकिन उसको दिया गया है राजस्व एकत्रित करने या जागीरदारी दिया गया है बिहार का, तो वह बिहार पर शासन नहीं करेगा, वह शासन करेगा अपने क्षेत्र राजस्थान का ही राजा रहेगा, लेकिन वह राजस्व एकत्रित करेगा बिहार से अपने नौकरों के माध्यम से। यह आपको ध्यान में रखना है कि अगर कहीं का किसी को मनसब दिया गया और मनसब के अंतर्गत जो है वो वहाँ का जागीर बन गया, तो जागीर से राजस्व वसूली के लिए उनको जो है वहाँ पर शासन नहीं करना पड़ता था, अपितु सिर्फ वह राजस्व एकत्रित कर सकता था। आगे देखते हैं, अकबर के शासन काल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासन काल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना
पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं कर पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबत का सामना करना पड़ा। अब हम लोग देखते हैं जब्त या जब्ती और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल ही शब्द जमींदारी का प्रयोग करते थे। ये आपको ध्यान में रखना है कि जमींदार कैसे जो है टर्म आया मुगल काल में। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडल में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा गया। ये आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार जब्त टर्म आया और जब्त किसको कहते हैं। यह आपको पीटी में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव तरह में। और ऊपर जितने भी हमने डेट बताया कि किस समय बाबर आया और किस प्रकार जो है यहाँ पर आक्रमण किया, पानीपत का युद्ध पहली बार कैसे हुआ, तो यह भी एक आपको फैक्ट्स के रूप में याद कर लेना है, लिख लेना है। आगे देखते हैं, यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात, बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतनी शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व को चुनौती दी थी। आगे देखते हैं हम लोग अकबरनामा और आईने अकबरी में कुछ वर्णित शब्दों के बारे में। अकबरनामा यह अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। अकबर ने अपने करीबी मित्रों और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। इसका शीर्षक था अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है और तीसरी जिल्द आईने अकबरी, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। तो यह ध्यान में रखना है, आपको इससे संबंधित प्रश्न पीटी में पूछा जा चुका है और आपको संभावना है कि अब जो है आपको बिहार एसआई जैसे एग्जामों में पूछा जा सकता है कि अकबर के प्रशासन, घराने और सेना, राजस्व के बारे में ब्यौरा कहाँ से मिलता है। तो आईने अकबरी से। और आपको ऑप्शन में अकबरनामा भी रहेगा, लेकिन आपको ऑप्शन चूज करना है आईने अकबरी। इनमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व की सांख्यिकी वर्णन। और आईने अकबरी में भी पहली बार जो है मुगल काल में जनगणना
कराने की जो है कोशिश की गई थी, या कहें सेना के आधार पर किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव। इससे भी संबंधित प्रश्न पीटी में पूछा जाता है। मेहरुन्निसा ने 1611 ईस्वी में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। तो मेहरुन्निसा का ही नाम नूरजहां था। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक और स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी और यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। बाईं और दिए गए दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किए गए आदेश फरमान है। चौकोर मोहर बताती है कि उदत्त और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसे वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो ये नूरजहां का फरमान भी था और नूरजहां का एक तरह से कहें सिक्का। आगे देखते हैं हम लोग सुलह-ए-कुल यह अकबर के काल की जो है एक प्रमुख घटना थी और अकबर ने इसे जो है अपनाया भी था। अकबर सुलह-ए-कुल नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यह सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठा होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसके सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति सुलह-ए-कुल का सिद्धांत का पालन किया। यह लिखता है अकबर के समय के बारे में। आगे देखते हैं हम लोग 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसकी प्रचुरता के साथ मिलने वाले दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष दस्तावेज से हमें पता चलता है कि ऐसी मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके और उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्च से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत ही कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पाद शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथ में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं की सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें
से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद, अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल साम्राज्य को या सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। तो इस तरह आप देखेंगे कि अंत में आकर जो है मुगल साम्राज्य धीरे धीरे जो है विखंडित हो गया, और इसके बारे में हम आगे के क्लास में भी पढ़ेंगे। तो यह था आज का जो है NCERT 7 क्लास के मुगल शासन के बारे में, और आगे जो है प्रश्नोत्तर दिया गया है जो कि 7 क्लास के स्टूडेंट के लिए है, आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।